काफ़ी इंटरेस्टिंग आज भारतीय बाजारों के रहा, जहां पर शुरुआती कारोबार में तो भारतीय बाजारों में तेज़ी रही। एक समय में 18,500 के ऊपर निफ्टी फॉर्मली ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन सेकेंड हाफ में जो सेल ऑफ आया उसमें निफ्टी में तो डैमेज इतना नहीं हुआ, लेकिन मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स में मेजर डैमेज आपको दिखाई पड़ेगा। वो डैमेज था स्पेशली उन स्टॉक्स में जो कि एक बढ़िया एक तरफा तेज़ी दिखा चुके थे। मिसाल के तौर पर IRCTC पे, मिसाल के तौर पर टाटा मोटर्स, DVR, टाटा पावर, इनफैक्ट HUL, जिसके नंबर से सेंटीमेंट थोड़ा बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ा पूरे FMCG स्पेस का, और उसके आधार पर कुछ हद तक बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। आज बढ़िया मूव था IT स्पेस में, इसमें L&T टेक, L&T इन्फोटेक तेज़ी दिखा रहा था, टाटा एलेक्सी में तेज़ी थी, या फिर वो कंपनियां जिनके नंबर्स अवेटेड है वहाँ उछाल था। माइंट्री में खरीदारी थी, L&T में खरीदारी थी, खासतौर से L&T इन्फोटेक, L&T टेक के नंबर्स के बाद, या बाकी IT स्पेस की जो कंपनीज थी वहाँ पर एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। बजाज फिनसर्व तेज़ी में था, एक समय पर रिलायंस में तेज़ी देखने को मिल रही थी। ICICI एक्सिस दोनों ने नए रिकॉर्ड्स आज शुरुआती कारोबार में हिट किए, करीब 5 लाख करोड़ की और 2.5 लाख करोड़ की नई मार्केट कैप वो ऐड होते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी में गेनर्स में कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड जैसे नाम भी थे जो कि आज तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे थे। प्रेशर था ITC में, HUL में, दोनों ही FMCG पैक के स्टॉक्स तेज़ी बिकवाली के साथ आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और कुछ हद तक आपको इंडेक्स पे इतना शायद प्रेशर ना भी दिखाई पड़े, लेकिन सीवियर डैमेज आज आपको अपने पोर्टफोलियो में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर आज तेज़ बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। हायर लेवल्स पे जो स्टॉक में बढ़िया तेज़ी रही है, जैसे जुबिलेंट इंग्रेविया नया हाई बनाया, नंबर्स वीक आए और उसके बाद स्टॉक में एक तेज रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, कल नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद बहुत बढ़िया तेजी थी, 12% के आसपास की, आज वापस ईज आउट हुआ 8 से 10% नीचे। BHEL जहां पर एक बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी और उसके बाद वो आज टूटता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऐसे करके कई ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने रिसेंटली बढ़िया तेजी दिखाई थी, अब वो थोड़े से ईज आउट होते हुए दिखाई पड़े, एटलीस्ट आज के इस फॉल में। तो मिड कैप, स्मॉल कैप में बिकवाली ज़्यादा थी, जो लार्ज कैप है उनमें इतना ज़्यादा शायद आज क्रैश आता हुआ नहीं दिखाई पड़ा है। इसीलिए आपको सीवियर डैमेज जो है वो ज़्यादा दिखाई पड़ेगा अपने पोर्टफोलियोज़ के अंदर या मिड कैप के अंदर। कई स्टॉक आज भी तेज़ी में थे। मिसाल के तौर पे जो ब्रॉडर साइड पे बाइंग थी वो सिलेक्टिव टेलीकॉम स्टॉक्स के अंदर थी, या सिलेक्टिव IT स्टॉक्स के अंदर थी, जहाँ पर एक अच्छा मूव आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल अशोक लेलैंड, फेडरल बैंक, IRCTC। प्रदर्शी साहब, सबसे पहले तो IRCTC एक तरफा चाल, एक तरफा तेज़ी दिखाई है अपने स्प्लिट की डेट से पहले। 28 तारीख या 29 तारीख इनकी एक्स डेट है स्प्लिट को लेकर, लेकिन उससे पहले एक तरफा तेज़ी दिखा चुका है। तो पहली चीज़ तो घबराने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि बियॉन्ड ग्रेविटी चल रहा है स्टॉक, यानी कि आप मान के चलिए कि जो प्री कोविड प्रॉफिट था, उस प्री कोविड प्रॉफिट को भी अगर आप डबल कर देंगे, तो भी IRCTC 80 के मल्टीपल पर है, और अभी भी वो प्री कोविड लेवल के प्रॉफिट्स को टच नहीं कर पाया। तो अभी वो लेवल का प्रॉफिट नहीं आया और हम उसे डबल करके भी उसे 80 के मल्टीपल में मान रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए कितनी महंगी वैल्यूएशन होगी, तो ये होना ही था। सीवियर डैमेज, जितनी बड़ी तेज़ी एक तरफा आई है तो बिकवाली होनी थी और वो हुई आज, और वो भी और शायद हो भी सकती है कि एक तरफा तेज़ी थी। तेज़ी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक तरफा तेज़ी या छोटी अवधि की तेज़ी में प्रॉब्लम है, तो ऐसा इम्पैक्ट आ सकता है। तो उस लिहाज से आप देखें। अच्छा, माँ शेरू साहब का सवाल है कि एंजल ब्रोकिंग के नतीजे कल हैं, क्या किया जाए? मेरा व्यू, दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सर, एंजल के सेल्स के नंबर तो ठीक थे जो हाल फिलहाल में उन्होंने मंथली अपडेट के तौर पे देते हैं, लेकिन नंबर्स के लिहाज से ब्रोकरेज हाउसेज में आदित्य बिरला मनी के नंबर ठीक थे। तो उनके नंबर्स को ही अगर मैं वेटेज लेके चलता हूँ तो नंबर इनके भी ठीक आने चाहिए, लेकिन कितने हद तक स्टॉक में पचा रखा है वो कहना मुश्किल है। ये बहुत बड़ी तेज़ी इसने दिखाई है और ऑल टाइम हाई से करीब ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो इतनी बड़ी तेज़ी के बाद अगर ईज आउट हो भी जाता है नंबर्स पे, तो बात लाजमी है। आप नंबर्स अच्छे होंगे, इसमें मुझे शायद डाउट कम है कि अच्छे नंबर होंगे, ये बात है, लेकिन किस हद तक डिस्काउंटेड है ये कहना मुश्किल है। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर अपनी कॉल लेकर चलनी होगी। अच्छा, SBI कार्ड पे ऋतु जी का सवाल है। ऋतु जी, SBI कार्ड के केस में इस कंपनी का मार्केट शेयर 13% है। एक कंसर्न जो HDFC बैंक को नया कार्ड इशू करने का अप्रूवल मिला है, वो इनके लिए कंसर्न हो सकता है कि वो लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड सर्विस प्रोवाइडर है।
तो उनके जस्ट बाद आता है SBI कार्ड, तो वो थोड़ा कंसर्न ज़रूर है। लेकिन दो इस कारोबार में लिस्टेड स्पेस में इकलौती कंपनी है और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ रही है, तो फ़ायदा तो होना चाहिए। मेजर ब्रोकरेज हाउसेज टारगेट 1400 के आसपास है, लेकिन ऑलरेडी बड़ी तेज़ी दिखा चुका था स्टॉक, तो नीचे अगर मेरे तो ज़्यादा बेटर है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन फिलहाल मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप इसे होल्ड कर सकते हैं, ऐसी कोई कंसर्न इसमें है नहीं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। IRCTC रॉकी साहब अवॉइड करिए, चाहे स्प्लिट के बाद ही सही, आप अवॉइड करिए। उसकी वजह बहुत बड़ी तेज़ी और बहुत ज़्यादा इक्विटी डाइल्यूशन जो होगा। ऑलरेडी कोई कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम है और फिर उसको आप और एडजस्ट कर दोगे स्प्लिट में बढ़ाकर, तो जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स को अर्निंग पर शेयर मिलता है वो और ज़्यादा कम मिलेगा। वो कम मिलेगा तो शेयर और महंगा दिखाई पड़ेगा। इस तरह का सेम रिफ्लेक्शन अगर आपको देखना है किसी स्टॉक में, तो वो NBCC में देखिए। NBCC इसी तरह की तेज़ी एक तरफ समय दिखा चुका है और इसी तरह का एक तरफा चाल उसने दिखाई थी सन 2008, 9 या 10 में शायद। उसके बाद जब वो टूटा तो आज भी उसकी सिचुएशन आपके सामने है। तो इस तरह आप उसको रीड करिए और उस तरह की चीज़ को देखने के बाद ही इसमें कॉल लीजिए। एक तरफा तेज़ी किसी भी स्टॉक के लिए खतरनाक है, अच्छी कंपनी के लिए भी। IRCTC कंपनी का कारोबार ठीक है, लेकिन बढ़िया तेज़ी आई है तो कहीं नीचे मिलेगा तो बात अलग है, लेकिन अभी नहीं। अभी एटलीस्ट अवॉइड करिए। बहुत सारे और स्टॉक हैं, उनमें जाइए, ज़्यादा बेटर है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। टाटा पावर जॉयदीप साहब, अगर टाइम फ्रेम बड़ा है तो आप ज़रूर होल्ड कर सकते हैं। वैसे तो इसकी फेयर वैल्यू नहीं है इतनी जितनी दिख रही है अभी। 100, 150, 100, 125 रुपये के आसपास फेयर वैल्यू होती थी, जो ब्रोकरेज हाउसेस ने 130 रुपये के टारगेट दिए थे। ये वे बियॉन्ड उससे चल रहा है, 200 रुपये पहुँच गया। तो इसलिए एक बार को हो सकता है कि ईज़ आउट हो, तो ईज़ आउट हो तो होने दीजिए, नीचे मिले आप ऐड करिए। लेकिन बेटर यही है कि लंबी अवधि के लिए रखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि छोटी अवधि के लिए शेयर में जिस तरह की तेज़ी आई है थोड़ा ईज़ आउट ज़रूर हो सकता है। लंबी अवधि के लिए कंपनी अच्छी है, पावर स्पेस में है, दिग्गज है, पावर प्रोड्यूसर है, तीसरी लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है इंडिया की, NTPC, और सेकंड लार्जेस्ट, सॉरी, NTPC, टाटा पावर और फिर आता है टोरेंट पावर। तो सेकंड लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है, मेजरली थर्मल के अंदर है और साथ साथ इनके बाकी कारोबार भी है। कुल कारोबार का 80% हिस्सा थर्मल से, बाकी 20% हिस्से में रिन्यूएबल एंड बाकी पावर बिजनेस आता है। तो आप आराम से उसमें बने रहिए, लेकिन ऑब्वियसली केवीएट यही है कि आप लंबी अवधि के लिए बने रहेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एंड टिन प्लेट। पॉल साहब, टाटा इन्वेस्टमेंट का कारोबार बेसिकली इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए है, जो कि टाटा के लोन्स और टाटा की शायद म्यूचुअल फंड वगैरह कारोबार को ही देखते हैं उसके अपने अंडर में। कई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं है कि पेरेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। इसे आप होल्डिंग कंपनी मत समझिएगा, उससे कंफ्यूज मत करिएगा। ये होल्डिंग कंपनी नहीं है, होल्ड को वाला कोई इसमें कारोबार नहीं है। बेटर यही है कि आप उसको उस तरह से देखिए कि इनकी फिनेंशियल आर्म है, जैसे बाकी टाटा के IT आर्म है, TCS, टाटा का बाकी कारोबार में या टेलीकॉम काम में टाटा कम्युनिकेशन है, टाटा मोटर्स है, वैसी इन्वेस्टमेंट में टाटा इन्वेस्टमेंट है। तो इसीलिए इसको आप उस तरह से लेके चलिएगा। अगर आप वो बिजनेस में ग्रोथ देख रहे हैं तो ज़रूर इन्वेस्ट करिए। अगर होल्ड को समझ के इन्वेस्ट करना है तो मत करिएगा। होल्ड को मतलब होल्डिंग कंपनी समझ के इन्वेस्ट करें तो मत करिएगा। अच्छा, देवेंद्र राठी साहब, NTPC केस में देश की सबसे बड़ी पावर प्रोड्यूसर है, करीब शायद 68,000 मेगावाट के आसपास की पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है इनकी, जिसमें से 60,000 मेगावाट जो ये कोल बेस बनाते हैं, 8,000 मेगावाट जो इनका रिन्यूएबल विंड, वेस्ट वाटर इनसे निकलता है। तो कंपनी तो ऑब्वियसली बात है सबसे बड़ी पावर प्रोड्यूसर है देश की। बिजली जो भी हम यूज़ करते हैं उसमें से ज़्यादा हिस्सा उन्हीं की तरफ से आता है, लेकिन ऑब्वियसली बात सरकारी है, तो सरकारी कंपनी में हमेशा ऊपर की तरफ से इक्विटी छूटती है, जो होता ही होता है, हर कंपनी में होता है। तो बेटर ये है कि अगर आपका टाइम फ्रेम बड़ा है, अगर आप इस तरह की चीज़ों को समझ सकते हैं आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं तो आप लीजिए। लेकिन अदरवाइज़ सरकारी कंपनी मीडियम टर्म के लिए रखना ज़्यादा बेटर है। आप कोई भी कंपनी उठा लीजिए, चाहे वो कोल इंडिया हो, चाहे वो NTPC हो, चाहे वो BHEL हो, चाहे वो नाल्को हो, NMDC हो, ONGC हो, ये सब आपको बहुत बढ़िया चाल वाले दिखाई पड़ेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई है, लेकिन अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे हैं। तो और बैंक्स में तो स्पेशली ज़्यादा बुराई है कि बैंक्स तो ऑलरेडी अपने हाई से आधे 80% नीचे अभी भी। तो इतनी बड़ी तेज़ी होने के बावजूद, 100% चलने के बावजूद भी, तो इसीलिए ये चीज़ को आप ध्यान रखकर ही अपनी कोई कॉल लीजिएगा कि इतनी बड़ी तेज़ी के बाद भी इनमें पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। अच्छा, HUL रिजल्ट्स। अभिनव साहब, HUL कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो 1 क्वार्टर के नंबर या 2 क्वार्टर के नंबर में बड़ा इफेक्ट हो जाए। ये फिर वही हमेशा जो मैं बोलता हूँ कि 10 में से 9 घर HUL यूज़ करते हैं और आज भी वो यूज़ हो रहे हैं जैसे हम बात कर रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, अनुमान से थोड़ा नीचे आ गए नंबर, या हमने ज़्यादा अनुमान लगाया था थोड़ा उससे ख़राब आ गए, या आप ये कह लीजिए कि पिछले 5 क्वार्टर में इतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं, थोड़ी और ढीली आ गई, कोई बात नहीं। ये सब
HUL को खरीदने का मौका दे रहे हैं आपको। इस तरह का स्टॉक नीचे मिले, आराम से खरीदारी करिए, ऐड करते रहिए पोर्टफोलियो में। ये पोर्टफोलियो बेस्ड स्टॉक है। HUL एंड TCS यू कैन नॉट अवॉइड। ये आप देश की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक हैं। HUL की मार्केट कैप आज सुबह ही सुबह शायद 7 लाख करोड़ पहुंचने वाली थी जब ये शेयर तेज़ी में आता 3% के आसपास की। अभी भी देश की टॉप 5 कंपनीज में शुमार है ये, आज की बिकवाली के बावजूद भी। तो इस तरह की कंपनियों को आप भूल नहीं सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में हिस्सा बना के रखिए। और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने के यही मौके होते हैं जब ये शेयर इतनी तेज़ी से टूटते हैं। आराम से इनको ऐड करिए, कहीं नहीं बंद हो रहा है HUL और कहीं नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही। डिविडेंड तो देता ही है, 15 रुपये आज भी डिविडेंड दिया है, तो आप इसको बढ़िया पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अमर राजा, औरबिंदो फार्मा, वर्लपूल। मिश्रा साहब, अमर राजा लॉज कट रहे हैं, कल भी बहुत टूटा था, आज भी प्रेशर में था, थोड़ा नीचे मिलता रहे, ऐड करिएगा धीरे धीरे, क्वांटिटी छोटी होनी चाहिए। औरबिंदो भी, क्योंकि वैल्यू में सबसे अच्छा वैल्यू फार्मा में अगर किसी स्टॉक के अंदर तो औरबिंदो फार्मा ही है। और तीसरा नाम जो है वर्लपूल, ऑब्वियसली US जाइंट है, मल्टीनेशनल कंपनी है। तो कंपनियां तीनों ठीक हैं। दाम अगर आपको ठीक मिलते जा रहे हैं तो थोड़ा ऐड कर सकते हैं। बाजार में कोई भी चीज़ शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं थी, हमेशा तो लॉन्ग टर्म ही थी। वो शेयर चल शॉर्ट टर्म में गए, जैसे IRCTC, जैसे IEX, जैसे टाटा मोटर, जैसे टाटा पावर। वो बहुत लोगों ने उन शेयरों को भी बहुत समय से होल्ड किया है, तभी उनको प्रॉफिट बना। तो आप आराम से होल्ड करिए, कोई जल्दी नहीं है, बढ़िया है ये स्टॉक, नीचे की तरफ मिलता है, थोड़ा आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, IEX में जागृति जी एक अपडेट है, 21 तारीख को इनकी बोर्ड बैठक है जिसमें स्टॉक स्प्लिट नहीं, माफ़ कीजिएगा, बोनस के ऊपर एक फैसला लेने वाले हैं। अभी तक रेशियो नहीं पता है किस तरह का बोनस आएगा, लेकिन बोनस पे फैसला आएगा, ये उस दिन डिसाइड होगा। तो बोर्ड बैठक देख लीजिए, अपडेट देख लीजिए, उसके बाद यहाँ कोई भी कॉल आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और इंडिया सीमेंट 70 रुपये के दाम पर तापस चंद्रा साहब के साथ है। अच्छा, इससे पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया, वो पहले देख लेता हूँ। सिद्धार्थ साहब का सवाल है, नो प्राइवेट कंपनी इन योर टॉप डिविडेंड ट्वीट। ये बात सही कही आपने तापस साहब, टॉप डिविडेंड में सरकारी कंपनियां सबसे ऊपर आती हैं, लेकिन एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, निजी कंपनियां जब डिविडेंड देती हैं तो उनका वैल्यू बहुत अच्छा होता तभी डिविडेंड देती हैं। कैसे आए? सबसे ऊपर आप रख लो अगर डिविडेंड में ओरेकल फाइनेंशियल को, मल्टीनेशनल जाइंट है, US की सबसे बड़ी कंपनी है, करीब 220 रुपये डिविडेंड देती है हर साल, जो पिछले 10-1 साल से मैं ट्रैक कर रहा हूँ। तो वो कंपनी का डिविडेंड आपको आज के दाम पर 5,000 रुपये पे 5% डिविडेंड यील्ड दिखेगा, तो इसलिए इतना बड़ा नहीं है। लेकिन जब वो मार्च के लोज में आया था तब वो 1800-1900 आ गया था, तब वो 11 से 12% यील्ड पे आ चुका था, तब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उस समय की यील्ड्स को अगर आप मेंटेन करेंगे तो वो कंपनियां ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगी। सरकारी कंपनी के पास कैश होता है और उनको डिविडेंड पे करना होता है अपने प्रमोटर को, जो कि सरकार है, तो ऑब्वियसली बात है वो डिविडेंड का पेमेंट वहीं सबसे ज़्यादा जाएगा, इसलिए सरकारी सबसे ज़्यादा डिविडेंड देती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा डिविडेंड देती हैं मल्टीनेशनल जाइंट्स, जिसमें ओरेकल, फाइजर, सनोफी, नोवार्टिस, इस तरह की कंपनियां आती हैं। तो ऐसे करके आप सिंक्रोनाइजेशन करें। अगर आप डिविडेंड प्ले करना चाहते हैं तो आपके सामने यही सूची है जिसको आपको प्ले करना होगा। अच्छा, लास्टली एक इंडिया सीमेंट को लेकर बात हो रही थी कि इंडिया सीमेंट में सर कंपनी अच्छी है, साउथ की मेजर कंपनी है, बढ़िया कैपेसिटीज़ हैं, अच्छे प्रमोटर भी ठीक ठाक हैं, और ऑब्वियसली बात अनलिस्टेड स्पेस में वो चेन्नई सुपर किंग की टीम भी आती है। लेकिन कंपनी ठीक है, आप समय देंगे बन सकते हैं, नीचे की तरफ आप और ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एशियन पेंट, धनंजय साहब, आज जो हमारे एक जानकार थे उन्होंने शॉर्ट टर्म में तो उसमें बिकवाली गिरा दी थी नंबर से पहले, लेकिन एशियन पेंट इन टोटल आज भी मोनोपोली ओन करता है, 38% के आसपास का मार्केट शेयर ओन करता है। पेंट स्पेस में कुछ जगहों पर 42% का मार्केट शेयर है, और 1-2 क्वार्टर के नंबर आएंगे, शायद ढीले आ जाएँ, अच्छे आ जाएँ, खराब आ जाएँ, उस सबकी चिंता मत करिए। पेंट है, यूज़ होता है, मोनोपोली ओन करता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हर फॉल में से ले सकते हैं। पुरानी कंपनी, अब एक तरफा चाल दिखाई है तो नीचे भी आएगा ही, आज नहीं तो कल आएगा, इसलिए आप वो तैयारी के लिए साथ रखिए। थोड़ा हर फॉल में ऐड करते चलिए। बढ़िया कंपनी थोड़ा हर फॉल में ऐड करना इज़ द बेस्ट एंड द बेस्ट अप्रोच टुवर्ड्स मार्केट, अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेशक हैं तो। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। 2-3 चीज़ों का क्लियर ध्यान रखिएगा, बाजार एक तरफा चला है, तेज़ी पकड़ी है तो टूटेगा भी, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, अच्छा है तो होना भी चाहिए। दूसरा, अच्छी कंपनी ख़राब दाम पर लेनी चाहिए, चाहे कभी भी मिले, चाहे वो नंबर्स के ऊपर हो। और कभी भी जब बहुत स्टीप फॉल किसी शेयर में आए तो सिर्फ एक ही बात याद रखिएगा, क्या इसका कारोबार बंद हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो रहेगा, लेकिन
IRCTC जैसी कंपनियों के ऊपर ये केवियट शायद लगे ना, क्योंकि वो बहुत बड़ी तेज़ी दिखाने के बाद टूट रहे हैं। तो कोई नॉर्मल तेज़ी के बाद टूट रहा है तो इसका आप ध्यान रखिएगा। 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर से कंपनी के फंडामेंटल नहीं बदलते हैं, समय लगता है उसे बदलने में। तो उनके फंडामेंटल समझिए और उसके हिसाब से आप निवेश करिए लंबी अवधि के लिए। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों ने जिनसे अपने सवाल पूछे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।